हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपनी फर्स्ट बुक भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास का चैप्टर 8 आगे कंटिन्यू करेंगे। अगर स्टूडेंट्स आपने अभी तक चैप्टर 8 के पार्ट 1 और पार्ट 2 को नहीं देखा है तो पहले उसे देख लीजिए ताकि आपको ये चैप्टर आगे और अच्छे से समझ में आए। तो स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में हम अभी तक समझ चुके हैं कि मानव पूंजी तथा मानव पूंजी निर्माण क्या होता है, मानव पूंजी निर्माण के निर्धारक तत्व कौन कौन से हैं और मानव पूंजी निर्माण की क्या भूमिका होती है, और साथ ही साथ हम ये भी समझ चुके हैं कि भारत में मानव पूंजी निर्माण की कौन कौन सी समस्याएं हैं। अब हमारा टॉपिक आता है शिक्षा मानव संसाधन विकास का एक आवश्यक तत्व। स्टूडेंट्स, शिक्षा मानव संसाधन विकास का एक महत्वपूर्ण तत्व है क्योंकि शिक्षा आर्थिक तथा सामाजिक परिवर्तन की अंतर्धारा है। इसीलिए विश्व के अन्य देशों की तुलना में भारत शिक्षा प्रणाली को काफ़ी ज़्यादा फैलाना चाहता है, किंतु फिर भी हमारा देश शिक्षा के विस्तार में उतना सफल नहीं हो पाया है जितना सफल उसे होना चाहिए। स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम शिक्षा का मतलब भी समझ लेते हैं। तो शिक्षा का मतलब है अध्यापन, प्रशिक्षण तथा अधिगमन की ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा स्कूलों तथा कॉलेज में ज्ञान को सुधारा तथा कौशल का विकास किया जाता है। स्टूडेंट्स, यहाँ पर शिक्षा और साक्षरता के मध्य अंतर बताना काफ़ी आवश्यक है क्योंकि साक्षरता और शिक्षा में बहुत बड़ा अंतर है। जैसे साक्षरता की तुलना में शिक्षा काफ़ी अधिक ऊपर है क्योंकि साक्षरता का मतलब है केवल पढ़ना और लिखना, अर्थात साक्षरता का अर्थ है एक व्यक्ति में ऐसी योग्यता जो केवल पढ़ने और लिखने से संबंधित है। इसके विपरीत शिक्षा का अर्थ है प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा और उच्च स्तर की शिक्षा प्राप्त करना। इसीलिए सभी शिक्षित व्यक्ति साक्षर होते हैं, लेकिन यह जरूरी नहीं कि सभी साक्षर व्यक्ति अवश्य ही शिक्षित हो। अब हमारा टॉपिक आता है शिक्षा का महत्व और उसके उद्देश्य। तो स्टूडेंट्स, पहला महत्व आता है नागरिकों को जिम्मेदार बनाना। स्टूडेंट्स, शिक्षा नागरिकों को जिम्मेदार बनाती है उसके देश और समाज के प्रति, क्योंकि एक शिक्षित व्यक्ति ही समझ सकता है कि उसके देश और समाज के प्रति उसकी क्या क्या जिम्मेदारी है। अब हमारा दूसरा महत्व आता है ज्ञान तथा प्रौद्योगिकी का विकास। स्टूडेंट्स, शिक्षित व्यक्ति ही विज्ञान और प्रौद्योगिकी का विकास करता है, जिसके कारण ज्ञान और प्रौद्योगिकी की उन्नति होती है और साथ ही साथ उसका विकास भी होता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि ज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास में शिक्षा का काफ़ी अधिक महत्व है। अब हमारा तीसरा महत्व आता है प्राकृतिक तथा मानवीय संसाधन के उपयोग में सहायक। स्टूडेंट्स, एक शिक्षित व्यक्ति ही प्राकृतिक और मानवीय संसाधन का उचित रूप से प्रयोग करना बता सकता है। यही कारण है कि देश के सभी प्रदेशों के प्राकृतिक तथा मानवीय संसाधन के उपयोग में शिक्षा काफ़ी अधिक महत्वपूर्ण है। अब हमारा चौथा महत्व आता है मानवीय मस्तिष्क और व्यक्तित्व का विकास। स्टूडेंट्स, शिक्षा मानव के मस्तिष्क और मानव के व्यक्तित्व दोनों का ही विकास करती है। अब आता है हमारा पांचवा महत्व आर्थिक विकास में सहायक। स्टूडेंट्स, शिक्षा आर्थिक तथा विकास की प्रक्रिया में लोगों की अधिक सहभागिता द्वारा आर्थिक विकास में बहुत अधिक सहायक सिद्ध हुई है, जिसके कारण आर्थिक विकास में शिक्षा का महत्व बहुत ही अधिक माना जाता है। सो स्टूडेंट्स, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है शिक्षा तथा स्वास्थ्य के क्षेत्र में सरकारी हस्तक्षेप। स्टूडेंट, शिक्षा तथा स्वास्थ्य के क्षेत्र में सरकारी हस्तक्षेप काफ़ी अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि शिक्षा तथा स्वास्थ्य दोनों का प्रयोग जन कल्याण के लिए किया जाना चाहिए, जो केवल सरकार ही कर सकती है। निजी क्षेत्र इसमें जन कल्याण का उद्देश्य के स्थान पर लाभ का उद्देश्य अधिक प्राथमिकता देते हैं। यही कारण है कि शिक्षा तथा स्वास्थ्य के क्षेत्र में सरकारी हस्तक्षेप अधिक है। और भी कुछ कारण हैं जो हम इस प्रकार पढ़ सकते हैं। पहला है भारी मात्रा में निवेश तथा उच्च स्तर खर्च। सो स्टूडेंट, शिक्षा तथा स्वास्थ्य दोनों में भारी मात्रा में निवेश और उच्च स्थिर खर्च की आवश्यकता होती है, जो केवल एक सरकारी क्षेत्र ही कर सकता है। इसीलिए शिक्षा तथा स्वास्थ्य दोनों में
सरकारी हस्तक्षेप होना आवश्यक है क्योंकि निजी क्षेत्र इतने अधिक मात्रा के निवेश और उच्च स्थिर खर्च को नहीं सह सकते। दूसरा कारण है निजी निवेशकों से कम आशा। स्टूडेंट्स, निजी निवेशकों से यह आशा करना बहुत ही कठिन है कि वे स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्रों में अपनी पूंजी लगाएं जब तक कि उन्हें इन सेवाओं का खर्च की गई उच्च लागत से उच्च कीमत तक द्वारा वसूल करने की अनुमति ना दी जाए। तीसरा कारण आता है उच्च कीमत वहन करने में असमर्थ। स्टूडेंट्स, हमारे जैसे निर्धन देश के लोग शिक्षा और स्वास्थ्य की उच्च कीमत वहन करने में बहुत ज़्यादा असमर्थ हैं, जिसके कारण शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में सरकारी हस्तक्षेप काफ़ी अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। अतः हम अंत में कह सकते हैं कि ये सेवाएं अधिकांश लोगों की पहुंच से बाहर रहेगी यदि शिक्षा तथा स्वास्थ्य के क्षेत्र में सरकारी हस्तक्षेप नहीं होगा और जब तक कि सरकार स्वयं प्रत्यक्ष रूप से इन्हें लोगों को प्रदान नहीं करें या इन पर आर्थिक सहायता नहीं दे देते। स्टूडेंट्स, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है भारत में शिक्षा क्षेत्र का विकास। स्टूडेंट्स, भारत में शिक्षा क्षेत्र का विकास हम इन पॉइंट्स द्वारा समझ सकते हैं, जिसमें पहला पॉइंट है सामान्य शिक्षा का विस्तार। स्टूडेंट्स, भारत में पंचवर्षीय योजनाओं की अवधि के दौरान सामान्य शिक्षा के विस्तार को काफ़ी अधिक मात्रा में देखा गया है। भारत में पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान ही प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करने वाली शैक्षणिक संस्थाओं की संख्या लगभग 5 गुना तथा विद्यार्थियों की संख्या 10 गुना बढ़ी है। सन 1951 में कुल जनसंख्या का मुश्किल से 18.33% भाग साक्षर था, किंतु सन 2011 में साक्षर लोगों का प्रतिशत भाग बढ़कर 74.04% हो गया है। अब हमारा दूसरा पॉइंट आता है प्रारंभिक शिक्षा। स्टूडेंट्स, प्रारंभिक शिक्षा प्राथमिक तथा मध्य स्कूल की शिक्षा को कहा जाता है, अर्थात प्रारंभिक शिक्षा में फर्स्ट क्लास से लेकर 8 तक की कक्षाएं शामिल है तथा 6 से 14 वर्ष तक की आयु वाले विद्यार्थी प्रारंभिक शिक्षा के अंतर्गत आते हैं। स्टूडेंट्स, पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान प्राथमिक तथा माध्यमिक स्कूलों की संख्या में काफ़ी अधिक वृद्धि हुई है। स्टूडेंट्स, अब हमारा थर्ड पॉइंट आता है माध्यमिक तथा वरिष्ठ माध्यमिक शिक्षा। स्टूडेंट्स, हमारे देश में 1950 से 51 में 7.4 हजार माध्यमिक तथा वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल थे, जिनमें 15 लाख विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त कर रहे थे, किंतु 2015-16 में माध्यमिक तथा वरिष्ठ माध्यमिक स्कूलों की संख्या बढ़कर 2.52 लाख हो गई है तथा विद्यार्थियों की संख्या 3.2 करोड़ पहुंच गई है। और स्टूडेंट्स, सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों के प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को उच्च कोटि की आधुनिक शिक्षा प्रदान करने के लिए नवोदय विद्यालय भी स्थापित किए हैं। इन स्कूलों में विद्यार्थियों को आवास जैसी सुविधाएं भी प्रदान की जाती हैं। और स्टूडेंट्स, जिन कर्मचारियों के तबादले होते हैं, मतलब ट्रांसफ़र होता है, उन बच्चों की सुविधाओं के लिए केंद्रीय सरकार ने केंद्रीय विद्यालय भी खोले हैं। स्टूडेंट्स, अब हमारा फोर्थ पॉइंट आता है उच्चतर शिक्षा। स्टूडेंट्स, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद देश के उच्चतर शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अधिक मात्रा में विकास हुआ है। लगभग 903 विश्वविद्यालय मतलब कॉलेज देश में उच्चतर शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। इनमें से 44 केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं। इसके अतिरिक्त लगभग 40 सम विश्वविद्यालय शामिल हैं। स्टूडेंट्स, जो उच्चतर शिक्षा का मार्गदर्शन और नियमन है वो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग करता है। स्टूडेंट्स, चैप्टर 8 के बाकी टॉपिक्स हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। इकोनॉमिक्स की और वीडियोस को देखने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को शेयर करना। थैंक यू।